मैंने अपने घर के बगीचे में एक मैग्नोलिया के फूल लगाने का सोचा। मैग्नोलिया जिसे हिम चंपा भी कहते हैं। इस फूल के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है। दरअसल जब डायनासोर खत्म हुए तो भारत के सघन पुष्पहीन फर्न वृक्ष भी खत्म हो गए। जो नई पौध आई उसमें फूल आए और पहले ऐसे फूलों में था मैग्नोलिया या हिमचंपा। यह आज से 6 करोड़ वर्ष पुरानी बात है। फूलदार पौधे दुनिया में 10 करोड़ वर्ष पूर्व आ गए थे, लेकिन संभवतः गोंडवाना में बहुत कम थे। फूल और फल की शुरुआत देर से हुई। इसका अर्थ यह भी है कि जम्बू द्वीप में अगर जामुन के पेड़ थे तो यह द्वीप 6 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हम किस मिट्टी के बने हैं, मिट्टी जिसका अध्ययन भूगर्भ शास्त्री करते हैं, मुझे इस शास्त्र में कभी खास रुचि नहीं हुई। उन पन्नों में मिट्टी और पत्थरों के वर्गीकरण की बात होती और बहुत कठिन नाम होते, जिसमें मुझे उस समय रुचि नहीं आई थी। लेकिन मुझे लगने लगा कि यह मिट्टी ही तो हमारा इतिहास है। इसकी हर एक परत पृथ्वी के इतिहास का एक पन्ना है। इसे पलटकर ही हम सृष्टि को समझ सकते हैं और इसे समझकर ही हम विनाश को रोक सकते हैं। अब मुझे यह समझ आया कि क्यों भूगर्भ शास्त्री स्पीति घाटी की मिट्टी को संरक्षित करने पर बल दे रहे हैं। आज अगर भारत को मानव इतिहास या विश्व इतिहास में किनारे कर दिया गया, इसकी वजह यही है कि हमने तो सभी पुरातात्विक खजानों पर हाईवे बना दिए, बस्तियां बना ली। एक आदिम मानव की पूर्ण अस्थि सुरक्षित नहीं बची, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारी भूमि ही जम्बू द्वीप थी। इस पॉडकास्ट के बाद इतना जरूर हो कि हम अगर अपने घर बनाते वक्त खुदाई में कुछ अलग दिखते पत्थर देखें तो इसे विशेषज्ञों के हवाले करें। यह विज्ञान किताबों में भले क्लिष्ट हो, लेकिन मूल रूप से सरल है। जैसा मैंने पहले कहा है कि पृथ्वी की अधिकांश जमीन अरबों वर्ष पहले बनकर तैयार हो गई। लगभग 87% पत्थर बन गए थे। भारत में भी अगर गहराई में जाएं तो वह पत्थर नजर आ जाएंगे। भारत में ऐसे 3 पत्थर लगभग 2/3 भारत की भूमि बनाते हैं। इन्हें हम प्राचीनतम या आर्कियन पत्थर कहते हैं। इसके 3 प्रकार क्रमशः बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी के पत्थर हैं। ये सभी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 57 करोड़ वर्ष पुराने हैं। उसके बाद जो अगली परत बनी वह खनिजों का भंडार है। सोने और लोहे की खानें इसी परत में हैं। इसके 3 प्रकार हैं: धारवार, पुरान या कडप्पा और विंध्य। जहां धारवाड़ में सोने की खानें हैं, वहीं विंध्य की लाल मिट्टी आप लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर और सांची स्तूप के इमारतों में देख सकते हैं। ये पत्थर 2.5 अरब वर्ष से लेकर 1.8 अरब वर्ष पुराने हैं। इसके बाद एक पतली परत रीवा के उमरिया में मिलती है, लेकिन शेष भारत में लगभग नदारद है। इसके ऊपर गोंडवाना परत है, जिसमें तमाम कोयला खदान है। उनके ऊपर दक्षिण में डेक्कन ट्रैपिस हैं, जो लावा से बने हैं। उत्तर में हिमालय और उसकी नदियों के द्वारा लाए पत्थर एक परत बनाते हैं। इन सब के ऊपर ही मिट्टी की आखिरी 2 मोटी परतें हैं, जो पिछले 6 करोड़ वर्षों में बनी है। अधिकतर जीवाश्म हमें इन्हीं परतों में मिलते हैं। इन्हीं अपेक्षाकृत आधुनिक परतों में कश्मीर के पठार भी हैं, जो उस जमाने में बने थे जब कश्मीर का बड़ा हिस्सा झील हुआ करता था। आज जो कश्मीरी अखरोट हम चाव से खाते हैं, वे इसी मिट्टी की बदौलत है। दक्कन के ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद पूरे भारत की जमीन काली पड़ गई थी। अंदाजन 25 किलो से अधिक वजन का हर जीव विलुप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक रूप से डायनासोर तो मर गए, लेकिन पक्षी बच गए। तर्क यही है कि पक्षी तो कहीं बिल में जाकर छुप गए होंगे, डायनासोर कहाँ छुपते। दोनों की चर्चा एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पक्षियों के पूर्वज भी डायनासोर शाखा के ही थे। पृथ्वी पर पहली पक्षी आर्किप्टेरिक्स एक उड़ती हुई डायनासोर प्रजाति ही थी। भारत में भी जो पक्षी उड़ रहे थे
वे डायनासोरों और छिपकलियों के क्रमिक विकास से बने हैं। एक और अजीबोगरीब खुलासा करता हूं। ऑस्ट्रिच के अंडों के जीवाश्म भारत में मिले जो लगभग 25-30 हजार साल पुराने थे। आपने ऑस्ट्रिच का नाम सुना होगा, जो एक बहुत बड़ी चिड़िया होती है। यह माना गया कि अफ्रीका से भारत आ गए होंगे जब गोंडवाना एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन अफ्रीका के अंतिम अंश यानी मेडागास्कर को टूट कर गए तो 8 करोड़ वर्ष से अधिक हो गए। क्या इतने करोड़ों वर्षों से ये ऑस्ट्रिच ज्वालामुखी विस्फोट झेल कर भी बचे रहे? एक समय में हमारी भूमि पर क्या विशाल डायनासोर और विशाल ऑस्ट्रिच दोनों घूम रहे थे? अगर ऐसा हो तो क्या आलम रहा होगा। एक कयास यह भी लगाया जाता है कि अफ्रीका के अलग होने पर अधिकांश ऑस्ट्रिच भारत में रह गए थे, और जब गोंडवाना यूरेशिया से टकराया और एक जमीनी संपर्क बना तो धीरे धीरे अरब के रास्ते अफ्रीका लौटे और भारत से लुप्त हो गए। इस तर्क से उनके 25,000 पूर्व अंडों का भारत में मिलना संभव लगता है। भारत में ऑस्ट्रिच के अंडों से बने कई आभूषण भी मिले हैं। मुमकिन है कि आदिम मानव उनके अंडों से आकृतियां बनाते हों और इस शिकार से ही वे खूबसूरत पक्षी भारत से लुप्त हो गए, जैसे अब हाथी दांत के कारण हाथी विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी काल में स्तनधारी जानवरों का विकास भी होने लगा। उनकी उत्पत्ति तो खैर 20 करोड़ वर्ष से पूर्व होने लगी थी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, लेकिन स्तनधारियों की अधिकतर प्रजातियां देर से आई। एक बड़े चूहे जैसा स्तनधारी जीव डेक्केनोलेस्टस उस वक्त भारत में बहुधा पाया जाता था। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य जीवों में कछुआ और मगरमच्छ भी बहुतायत थे। इन सब में आपस में साम्राज्य की लड़ाई होती होगी। पक्षी उड़ सकते थे, मगरमच्छ के खतरनाक दांत थे, कछुए के पास रक्षात्मक शैल थी, लेकिन इन स्तनधारी चूहों के पास क्या था? उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे जाकर इन्हीं चूहों के स्तनधारी वंशज दुनिया पर राज करेंगे। दरअसल फल फूलों के आने से स्तनधारी यानी मैमल्स को मदद मिली। जब पृथ्वी पर घास के मैदान बनने लगे, उसमें छुपने की जगह मिल जाया करती। स्तनधारियों में एक गजब की जिजीविसा थी और वे तेजी से विकसित हो रहे थे। लिंगसैंग एक तरह की बिल्ली थी जो पेड़ों पर चढ़ जाती थी और मांसाहारी थी। बाद में उड़ने वाले चमगादड़ जैसे स्तनधारी भी आ गए। जहां एक और जैविक विविधता बढ़ती जा रही थी, भारत या गोंडवाना द्वीप कह लें, वह टेथिस समुद्र में बढ़ता हुआ चला जा रहा था और रास्ते में कुछ द्वीप आ रहे थे, उनको कुचलता जा रहा था। इस घटना से भूमि में कुछ उभार आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कोहिस्तान से लेकर भारत के नैनीताल तक पहाड़ियां बनी है। 4.8 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना बर्मा से जाकर टकराया, जिस घटना से एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से निकलते लावा समुद्र में गिरने लगे। इस तरह अंडमान के द्वीपों की उत्पत्ति हुई। कई वर्षों तक इन द्वीपों पर ज्वालामुखी फटते रहे। आज भी वहां के बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। नरकोंडम द्वीप पर ज्वालामुखी पूरी तरह बुझी नहीं है, भले पिछले 20 लाख वर्षों में उससे कोई लावा नहीं निकला। भारत लगभग 6000 किलोमीटर सफर कर यूरेशिया के द्वीप तक आया था और इसकी सतह किसी जेसीबी के मशीन की तरह तिब्बत को अंदर से खोदने लगी। भारत के उत्तर पूर्व में शिलोंग के पहाड़ पहले से मौजूद थे, जिनमें फौलादी ताकत थी। यूरेशिया की जमीन हिल गई। टेथिस समुद्र छोटे छोटे झीलों में तब्दील हो गया। आज भी बाड़मेर राजस्थान में जो मुल्तानी मिट्टी मिलती है, वे इन्हीं प्राचीन झीलों की जमी गाद है। इन झीलों के किनारे उस वक्त सीताफल के पेड़ हुआ करते थे, जिनके अवशेष बाड़मेर में मिले हैं। असल टक्कर तो तब हुई जब जम्बू द्वीप ने तिब्बत की जमीन की सबसे गहरी सतह पर चोट करना शुरू किया। तिब्बत का पठार टूट टूट कर गिरने लगा और 4 करोड़ वर्ष पूर्व इन्हीं पत्थरों से हिमालय का निर्माण शुरू हुआ, जो 3 चरणों में लंबी अवधि तक चलता रहा। यह निर्माण भी ऊर्ध्वमूल था, यानी समुद्री जमीन
शिखर पर पहुंच गई और नए पत्थर नीचे जम जम कर उसे आधार देने लगे। आज भी हिमालय की चोटियों पर समुद्री मछलियों के जीवाश्म मिलते हैं और निचले 4000 मीटर में ऐसा कुछ नहीं मिलता। समुद्री मछलियां समुद्र तल से 8000 मीटर ऊपर कैसे पहुंच गई? प्रकृति भी कमाल की चीज है। जब भारत यूरेशिया से टकराया तो 40% जमीन तिब्बत के नीचे चली गई। आज चीन से जमीन को लेकर विवाद होते रहते हैं। चीन को तो आभारी होना चाहिए कि उनकी जमीन के नीचे एक बड़ी जमीन हमारी ही है। खैर, यह तो प्रकृति का खेल था। अगर जमीन इस तरह एक दूसरे से इतनी मजबूती से न जुड़ते तो इतने बड़े द्वीप को संभाल कर रखना कठिन होता। हिमालय ने एक तरह से इसको एक गांठ प्रदान कर दी। न सिर्फ भारत बल्कि इसने पूरे यूरेशिया को एक पक्का स्तंभ दे दिया। पामीर गांठ, जहां सभी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, उसे धरती की छत कहा जाता है। हिमालय पर बर्फ जमती गई और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व पहली नदी बहकर आने लगी। यह सिंधु नदी थी जो इस पर्वत को संवारने लगी और खूबसूरत घाटियों का निर्माण होने लगा। इसके 50 लाख साल बाद ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति हुई। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों का मूल एक ही था, लेकिन दिशाएं दो थी। उस वक्त कैलाश पर्वत सबसे मुखर चोटियों में से एक था जहां से ये धाराएं निकली। यमुना पहले सिंधु नदी की शाखा ही थी। 1.6 करोड़ वर्ष पूर्व जब गंगा नदी की धारा निकली तो यमुना सिंधु को छोड़कर गंगा से जुड़ गई। हिमालय के बनते ही भारत में आने वाली मानसून हवाओं का अंदाज भी बदल गया। यह बहती तो पहले भी थी, लेकिन इसका खास महत्व न था। जैसे जैसे हिमालय ऊंचा होता गया, यह इन हवाओं को रोकता गया और परिणाम स्वरूप मूसलाधार बारिश होने लगी। आज जहां शिवालिक पहाड़ है, वह पूरा इलाका घास के खूबसूरत मैदानों में बदल गया। वहां तमाम पशु पक्षी विचरण करने पहुंचने लगे। पहाड़ की गोद में, नदी के किनारे और ऐसी बारिश में यह जगह रहने के लिए पृथ्वी के सर्वोत्तम स्थानों में से थी। शिवालिक की यह भूमि आज के अमेजन वृष्टि क्षेत्र यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट के समकक्ष रही होगी। मैं हिमाचल के सिरमौर जिले में कैंपिंग करने के लिए नाहन नाम की जगह गया था। वहां सड़क से उतरकर नीचे जंगल में छोटी नहरों के ऊपर रस्सी पर चलने जैसी गतिविधियां थी। वहां जीवाश्मों का एक जखीरा था। भारत के पहले स्तनधारियों की अस्थियां यहां यूं ही पड़ी मिल जाती हैं। यहां एक सरकारी जीवाश्म उद्यान भी है जहां कछुओं और मगरमच्छों आदि की अस्थियां रखी है जो कभी यहां विचरण किया करते थे। लेकिन इस जगह पर स्तनधारी कहां से आए? जिस समय गोंडवाना आकर यूरेशिया से जुड़ा था, उस समय टेथिस समुद्र में स्तनधारी व्हेल मौजूद थे। शिमला में 5.3 करोड़ वर्ष पुराने व्हेल हिमालय सीटस के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये व्हेल उभयचर थे और चौपाए जानवर थे जो समुद्र से निकलकर जमीन पर भी चल लिया करते थे। उसके बाद लगभग 4.1 करोड़ वर्ष पूर्व बेसिलोसॉरस नामक जल में रहने वाले व्हेल आए। इस टेथिस समुद्र में पल रहे जीवन के दब जाने के बदौलत ही हमें आज भारत में पेट्रोलियम मिल रहा है। कोयले की कहानी मैंने पहले कही है, अब पेट्रोलियम की कहानी भी कह दी। टेथिस समुद्र के खत्म होने के बाद नदियों में स्तनधारी डॉल्फिन घुमा करते थे। जब मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर आर.के. सिन्हा जी इन डॉल्फिनों के प्रति समर्पित थे। उन्होंने गंगा नदी में डॉल्फिन बचाने के अभियान चलाए थे, जिसके बदौलत लगभग 3000 से अधिक डॉल्फिन बच गए थे। इन डॉल्फिनों का महत्व यह भी है कि ये भारत मूल के प्रथम स्तनधारियों के वंशज हैं। पहले ये आए, फिर हम आए और आज हम इन्हीं को भूल गए। जलीय स्तनधारी तो भारत में पर्याप्त थे, लेकिन अधिकतर बड़े थलीय स्तनधारी भारत मूल के नहीं थे। ये अफ्रीका और अन्य भूमि से आए। सबसे पहले आने वालों में गैंडा प्रजाति और जिराफ प्रजाति के जीव थे। उस समय गैंडों की गर्दन लंबी होती थी ताकि पेड़ों के पत्ते खा सके। बलूचिस्तान में ऐसे ही एक ऊंट जैसे गेंडे पाराथेरियम के जीवाश्म मिले
जो 3 करोड़ वर्ष पूर्व रहते थे। ऐसा माना जाता है कि जब लंबे पेड़ों की बजाय घास और छोटे पौधों पर आश्रय बढ़ा तो इन जानवरों को झुककर खाने में समस्या होती थी। धीरे धीरे ये भारत भूमि से विलुप्त होते गए। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका से विशाल हाथी भारत आए जो गोम्पोथेरियम कहलाए। ये हाथी 8-10 फीट ऊंचे होते थे। उसके बाद हाथियों का साम्राज्य ही बनता गया जो हिमालय की तराई और शेष भूमि में पसरते चले गए। नाहन के पास ही स्टेगोडॉन नामक हाथी के अवशेष मिले जो 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व से 4000 वर्ष पूर्व तक इस इलाके में थे। अफ्रीका में वानर भी आ चुके थे जो प्राइमेट समूह के जानवर थे और अंततः जिनके भाग्य में राजयोग लिखा था। लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका और यूरेशिया से चलकर ये वानर भारत आए। यहाँ वानरों का अर्थ बंदर नहीं बल्कि प्राइमेट्स प्रजाति से है जिनका 2.2 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 55 लाख वर्ष पूर्व तक प्राइमेट्स में वर्चस्व रहा। वानरों के बाद लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व ऊंट और घोड़े उत्तर अमेरिका से चीन के रास्ते भारत आए। इस तरह भारत के जंगल और मैदान जानवरों से पट गए। यह कहना गलत ना होगा कि अफ्रीका अगर प्राणियों का उद्गम स्थान था तो भारत इनका वास स्थान था। अब कहानी में कुछ पेच है। जम्बू द्वीप में या भारत में मनुष्य कहां से आए? क्या वे भी अफ्रीका से आए?